एक गांव में 3 बहनें रहती थी, सोना, मोना और तानिया। सोना मोना जुड़वा बहनें थी और तानिया सौतेली बहन थी। सोना मोना बहुत ही लालची और घमंडी थी, वही तान्या नेक दिल की और बहुत ज्यादा समझदार लड़की थी। इनके साथ इन तीनों की माँ भी रहती थी, जिसका नाम कमला था। कमला का एक छोटा सा चाय का स्टॉल था, जहाँ वो चाय बनाकर घर का खर्चा उठाती थी। फिर एक दिन कमला अपने चाय के स्टॉल के साथ घर पर पहुँचती है। थकी हारी वो बिस्तर पर बैठती है, तभी कमला की जुड़वा बेटियां उसके पास आती हैं और फिर सोना अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मम्मी हमें कल तक नई ड्रेस चाहिए। तभी मोना भी बोलती है, हाँ मम्मी हमें कल नई ड्रेस चाहिए, क्योंकि हमारी फ्रेंड टीना का बर्थडे है और वहाँ हमें सबसे सुंदर दिखना है। हम ये रोज रोज की पुरानी ड्रेसें पहनकर थक गई हैं। हमें पार्टी में बहुत सुंदर दिखना है, इसलिए हमें कल नई ड्रेस चाहिए। वैसे तो हम बहुत सुंदर हैं मम्मी, लेकिन रोज रोज एक कपड़े पहनना हमें अच्छा नहीं लगता। पर बेटा, तुम लोगों को तो हमारे हालात पता ही है ना। मैं कल का कल तुम्हारे लिए नई ड्रेस कैसे ला सकती हूँ। दिन भर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी तुम लोगों के लिए जुटा पाती हूँ। इस हालात में मैं तुम्हारी जरूरतों को इतना जल्दी पूरा कैसे करूँ बेटी। कमला की बात सुनकर सोना और मोना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं, मम्मी आपका हर बार का यही रोना धोना है। जब आप हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हो, तो आपने उस तानिया को घर में क्यों रखा हुआ है। बेमतलब में उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। दिन बे दिन उसकी वजह से आप हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रही हैं। हाँ मम्मी, सोना बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारे साथ की लड़कियाँ कितना अच्छा अच्छा मेकअप करती है, सजती है, संवरती है, और हम है कि जिन्हें एक नई ड्रेस तक भी नसीब नहीं है। ऊपर से आपने उस तान्या को घर में भी रख रखा है। ये क्या बोल रही हो सोना और मोना? तान्या तुम्हारी बड़ी बहन है। वो बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती है और इतने सालों से उसने हमसे आज तक कुछ मांगा भी नहीं है। मम्मी हम कुछ भी नहीं जानते, हमें कल तक नई ड्रेस चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ मम्मी, अगर आप ड्रेस लेकर नहीं आई तो हम खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे। फिर करती रहना आप उस तान्या के लिए जो भी आपको दिन रात करना है। कमला अपनी दोनों बेटियों को समझाते हुए बोलती है, ठीक है बेटा, मैं करती हूँ कुछ, अभी जाती हूँ, शाम को तुम लोगों के लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर कमला घर से निकलती है और अपने चाय के स्टॉल को खोल लेती है। आज उसकी चाय के स्टॉल पर 1 रुपए की भी बिक्री नहीं होती और शाम होने को आ जाती है। तभी कमला अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोलती है, हे भगवान, आज तो 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। अब मैं सोना और मोना के लिए नए कपड़े कैसे खरीदूं? वो दोनों बच्चियां मेरी राह देख रही होंगी। कमला बहुत परेशान होने लगती है और काफी रात भी हो जाती है। तभी उसके सामने से एक औरत गुजरते हुए अपने फोन पर बात कर रही थी। यार, मेरे घर में बड़ी दिक्कत आ गई है। मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और ऑफिस के काम की वजह से मैं घर की साफ सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, पता नहीं कब तक वापस आऊंगी। उस औरत को ऐसा कहते सुन कमला उसके पीछे तुरंत भागती है और उस औरत से बोलती है, सुनिए मैडम, मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुना है। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में आप क्या मुझे कुछ पैसे दे देंगी? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कमला की बात सुनकर वो औरत बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले जाकर सारा काम बता देती है। कमला उसके घर का सारा काम निपटा देती है, घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ। और फिर वो कमला को कुछ पैसे दे देती है। पैसे को देखकर कमला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पैसे लेकर वो सीधा कपड़े की दुकान की तरफ बढ़ती है और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मेरी सुन ली। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को नए कपड़े दूंगी। इतना बोलते ही कमला सड़क पार कर रही होती है और वो ध्यान नहीं देती। उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार आकर उसे जोर से ठोक देती है। कुछ देर बाद कमला हॉस्पिटल में नजर आती है और उसके बेड के अगल बगल उसकी तीनों बेटियां भी होती हैं। तभी तान्या
अपनी माँ कमला से कहती है, मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं शहर जाकर नौकरी कर लूंगी और घर के खर्च से लेकर आपके इलाज तक का पूरा खर्चा मैं देख लूंगी। माँ मैं आज ही शहर के लिए निकल जाती हूँ। तान्या की बात सुनने के बाद कमला अपनी दोनों बेटियों सोना और मोना की तरफ देखती है। तभी वो दोनों अपनी माँ से बोलती है, नहीं नहीं माँ, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, अभी तो मेरे घूमने फिरने की उम्र है। हाँ माँ, मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, अभी तो मेरा मेकअप और खेलने कूदने का समय चल रहा है, मैं ये काम वाम नहीं कर सकती। तभी हल्की और धीमी आवाज में कमला अपनी बेटियों से बोलती है, बेटी तुम दोनों को तान्या की मदद करनी पड़ेगी, उसके साथ शहर जाकर कुछ करना पड़ेगा, वो अकेली कब तक करेगी, अब ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बात को समझो बेटियों। अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद वो दोनों बेटियां मान जाती है और उसी शाम तीनों बहनें जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकलती है। रास्ते में चलते हुए तीनों को एक गुफा दिखाई देती है, जिसके दरवाजे पर एक अजीब तरह की नीले रंग की रोशनी चमक रही होती है। तभी सोना बोलती है, देखो देखो वो रोशनी कैसी है, मुझे लगता है उसके अंदर हीरे जवाहरात हो सकते हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। तभी मोना बोलती है, हाँ सोना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें उसके अंदर चलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा, और अगर वहाँ से हमें सोना चांदी मिल गया तो फिर हमें काम करने की जरूरत भी नहीं है और हमें शहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सोना और मोना की ऐसी बातें सुनकर तान्या उनसे कहती है, नहीं नहीं सोना और मोना, मैं तुम दोनों को उधर नहीं जाने दे सकती, वहाँ पर जान का खतरा भी हो सकता है, यहाँ से चलो, हमें शहर की तरफ निकलना होगा। सोना और मोना तान्या की एक भी बात नहीं सुनते और उस नीले रंग की चमकती रोशनी के अंदर घुस जाते हैं। तभी तान्या अपनी बहनों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, उसके साथ वो भी उस रोशनी के अंदर घुस जाती है। अंदर घुसते ही वो लोग एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने सोने की नदियां बह रही होती हैं। तभी वहां पर एक जादूगरनी आ जाती है और बोलती है, जादुई नगरी में तुम तीनों का स्वागत है। तुम लोग सामने 3 सोने की नदियां देख रहे हो। पहले वाली नदी पार करने पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, दूसरी नदी पार करने पर तुम्हें जादुई शक्तियां, और तीसरी वाली नदी पार करने पर तुम मेरी एक जादुई नगरी के अनाथ बच्चों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब आप लोग बताओ, आप किस नदी को पार करना चाहते हो? और हाँ, ये तुम्हें पूरे 3 महीने मेरी इस जादुई नगरी में रहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी धरती का समय रुक जाएगा, वह 3 महीने 3 मिनट से भी आगे नहीं जाएंगे। तुम जिस समय से आए थे उसी समय से वापस चले जाओगे। जादूगरनी की बात सुनने के बाद सोना पहली नदी चुनती है और मोना दूसरी और तान्या तीसरी नदी। देखते ही देखते 3 महीने कब गुजर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। नदी पार करने के बाद तान्या जब वापस आती है तो बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा अनाथ बच्चों की सेवा करके, पर परी जी मेरी बहनें दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ पर है? तभी वो जादूगरनी तान्या से बोलती है, लालची लड़कियों को उनकी हरकतों की वजह से इस जादू नगरी में कैद रहना पड़ेगा। नहीं नहीं जादूगरनी जी, वो मेरी बहनें हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपने कहा था कि नदी पार करने के बाद आप कोई भी एक इच्छा पूरी करेंगी, तो मैं यही मांगती हूँ कि मेरी बहनों को यहाँ से आजाद कर दिया जाए। तान्या, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। इतना कहकर जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाती है और सोना और मोना वापस आ जाते हैं। तभी जादूगरनी बोलती है, तान्या, मैंने तुम्हारे घर में कुछ सोना और कुछ पैसे रख दिए हैं, जिससे तुम्हारे आगे की जिंदगी ठीक ठाक गुजरेगी और तुम अपनी माँ का इलाज कर पाओगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इतना कहते ही जादूगरनी अपना जादू करती है और वो तीनों बहनें घर पहुँच जाती हैं।
जहाँ वह देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे और सोने ज़वारात रखे होते हैं और सोना और मोना को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, जिस वजह से वह दोनों सुधर जाती हैं और अपनी माँ की सेवा में लग जाती हैं। उन पैसों की मदद से तो उनकी पूरी जिंदगी संवर चुकी थी और वो चारों बहुत ज्यादा हंसी खुशी अपना जीवन काटने लगे। सितारगंज नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां रामू बड़ा भाई, श्यामू छोटा भाई और उनकी माता रुक्मणी रहती थी। रुक्मणी बहुत ही ज्यादा लालची थी। रामू की पत्नी का नाम पुष्पा था। पुष्पा भी बहुत ज्यादा लालची थी। वो लोग ऐसे ही अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। उनका बड़ा बेटा रामू एक बिजनेस की शुरुआत कर रहा था। वहीं छोटा बेटा श्यामू अपने छोटे से खेत में किसानी करके थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकाल लेता था। फिर एक दिन पुष्पा बाजार से आती है। तभी रुक्मणी उसे देखकर बोलती है, बहू पुष्पा, मेरे लिए थोड़ी चाय बना दो। माँ जी, अभी तो मैं थककर बाजार से आ रही हूँ, थोड़ा तो आराम करने दो। अरे बहू, तुम बाजार थोड़ा गई थी, तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी। हाँ माँ जी, अगर ब्यूटी पार्लर गई भी थी तो क्या हुआ, अपने पैसों से मैंने मेकअप करवाया है ना, अपने पति के पैसों से किया है, आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? अरे बेटी, ऐसा क्या बोल रही है, भला मुझे जलन क्यों होगी? माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती, अपने श्यामू छोटे बेटे की शादी करवा दो और उसकी बहू को ले आओ, जो पूरा दिन घर का काम करेगी और आपके घर के काम में हाथ बटाएगी। तभी वहां खेती से काम करके श्यामू पहुंचता है और बोलता है, भाभी, अभी तो मेरी अच्छी से कमाई भी नहीं होती, मुझसे भला कौन शादी करेगा? अरे देवर जी, कोई आपके जैसी गरीबी होगी जो आपसे शादी कर लेगी। श्यामू को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह पुष्पा से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह पुष्पा रुक्मणी से बोलती है और वहीं पर रामू और श्यामू भी खड़े होते हैं। माँ जी, यह देवर जी तो घर में 2 पैसे के अलावा कुछ भी नहीं देते, इतने से क्या होगा? और एक मेरे पति है, दिन रात मेहनत करके पूरा घर चला रहे हैं। यह देवर जी से बोलिए, खेतों में सर पकाने से अच्छा है कि किसी रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन धो ले, कम से कम 2 पैसे घर में तो आएंगे। पुष्पा की ऐसी बात सुनकर उसका पति उससे कहता है, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो पुष्पा, लेकिन भैया, वह खेत हमारे पिताजी की अमानत है। पापा बोलकर गए थे कि उसे कभी भी बंजर मत रहने देना, वह खेत सोना उगलता है, सोना। अरे देवर जी, 2 पैसे तो आते भी नहीं है उस खेत में से, और आप बोलते हैं कि उस खेत से सोना निकलेगा, सोना। क्या मजाक कर रहे हैं देवर जी आप भी? श्यामू किसी की कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। शाम होते ही जब श्यामू खेतों से घर को लौटता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा श्यामू, ओ बेटा श्यामू, कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। पर माँ, मुझसे कौन शादी करना चाहेगा? यह सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, बस तू देखता जा मेरा कमाल। अगली सुबह सभी लोग श्यामू के लिए लड़की देखने बगल वाले गांव में जाते हैं। वे सभी लोग एक घर के पास जाकर रुकते हैं। तभी पुष्पा बोलती है, बोला था ना देवर जी आपसे, कोई आपके जैसी गरीबी आपसे शादी कर ही लेगी। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। तभी वहां श्यामू की होने वाली पत्नी की मम्मी आती है और उन सभी से बैठने को बोलती है। सभी लोग बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी वहां विमला हाथ में चाय की ट्रे पकड़े आती है। विमला बहुत ही नेक दिल की लड़की होती है और दिखने में बहुत सुंदर होती है। विमला को देखकर पुष्पा अपने मन में बोलती है, यह तो बहुत ही सुंदर है, इसे तो मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या फायदा, गरीब भी तो है। तभी विमला की माता बोलती है, यह हमारी बेटी है, अगर आपके बेटे को पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह उन लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और श्यामू और विमला
एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और विमला शामू के घर आ जाती है। शादी के दूसरे दिन ही पुष्पा विमला को बोलती है, अरे देरानी, ये बर्तन छूटे पड़े हैं, इन्हें कौन धोएगा? दीदी, मैं धो देती हूँ। धीरे धीरे पुष्पा विमला से घर का सारा काम करवाने लगती है और खुद दिन भर शीशे के सामने मेकअप करती रहती है और बैठकर खाना पीना खाती है। 2 महीने बीत जाते हैं। विमला घर का सारा काम करने लगती है और पुष्पा कुछ भी नहीं करती। फिर एक दिन विमला की तबीयत खराब हो जाती है और पुष्पा उसके कमरे में जाकर देखती है कि वह अभी तक सोई हुई है और घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। तभी वो बोलती है, हे भगवान, यह करमजली अभी तक सोई हुई है, उठती क्यों नहीं? अरे उठ जल्दी। पुष्पा दीदी, मुझे बुखार आया है, मैं आज घर का काम नहीं कर सकती हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। घर का सारा काम कौन करेगा अगर तू नहीं करेगी? जल्दी उठ जा, बहुत सारा काम है, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा विमला। इतना बोलकर पुष्पा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विमला उसी बीमारी की हालत में उठती है और जैसे तैसे घर का सारा काम कर देती है और फिर जाकर आराम करने लगती है। शाम हो जाती है, मौसम खराब होने लगता है। उधर शामू खेतों में काम कर रहा होता है। तभी तेज तूफान आता है और साथ ही साथ शामू भी खेत में होता है। खेत में बारिश के कारण एक पेड़ टूट जाता है और शामू के ऊपर जा गिरता है। शामू की उसी वक्त मौत हो जाती है। यह खबर उसके घर पर पहुंचती है। घर वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा दुख तो विमला को होता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और इस तरह शादी के कुछ ही दिनों में विमला विधवा हो जाती है। विमला बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर एक दिन पुष्पा खाना बनाकर लाती है और सभी को खिलाती है। तभी पुष्पा विमला से बोलती है, ले खा ले मेरी पति की कमाई, तेरा पति तो टाइम से पहले ही चल बसा, 2 पैसे देता था, अब वो भी कौन देगा? एक काम कर, तू हमारे घर पर बैठी बैठी बोझ बन रही है, अब तेरा खर्चा कौन उठाएगा? माँ जी, मैं तो कहती हूँ इसे इसके घर भेज दीजिए, यहाँ बैठकर बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही है। विमला कुछ भी नहीं कहती और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पुष्पा और रुक्मणी आते हैं और विमला से बोलते हैं, बहू, तू देख ही रही है आजकल महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ऐसे में हम तुम्हारा खर्चा कैसे चलाएंगे? तुम्हें कुछ करना ही होगा। एक काम कर बेटी, तू लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा कर ले, कम से कम 2 पैसे तो मिलेंगे। हाँ माँ जी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। कब तक ये बैठी बैठी मेरे पति के पैसों पर रोटियां खाएगी? पहले तो अपने पति को खा गई, अब पता नहीं किसे खाने वाली है। उन दोनों की बातें सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अगले दिन सुबह उठती है और हल पकड़कर शाम के खेत में काम करने चली जाती है। दिन रात खेत में कड़ी मेहनत करके विमला घर आती है और घर आकर सास और उसकी बहू दोनों बहुत उसे परेशान करते हैं और उसे बहुत ज्यादा ताने देते हैं और पूरे घर का काम उससे करवाते हैं। फिर एक दिन विमला अपने खेत में काम कर रही होती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसे वहीं पर काफी रात हो जाती है और वह पेड़ के नीचे सो जाती है। उसे घर से ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आता, ना ही किसी को उसकी परवाह होती है। विमला आधी रात को उठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ में एक प्रकाश उज्जवल होता है और पेड़ से आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तभी विमला चौंक कर खड़ी हो जाती है और पेड़ की तरफ देखकर बोलती है, कौन हो आप? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी परेशानियों का हल कर सकता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी उदास क्यों हो? पेड़ की बात सुनते ही
विमला उसे सब कुछ बता देती है। तभी वह पेड़ विमला के हाथ में एक जादुई पर्स देता है और उसके बाद एक जादुई लहंगा देता है और फिर बोलता है, बेटी, यह लहंगा तुम अपनी सास को और यह पर्स तुम पुष्पा को देना और घर जाकर अपनी अलमारी जरूर से खोलना। विमला उस पर्स और जादुई लहंगे को लेकर घर चली जाती है। लहंगा वह अपनी सास को और पर्स पुष्पा को दे देती है। दोनों मन ही मन सोचते हैं कि विमला खेतों में काम करके उनके लिए गिफ्ट लेकर आई है। जैसे ही पुष्पा उस जादुई पर्स को लेती है और उस पर्स में अपने सारे पैसे रखती है, तभी वह पैसे पत्ते बन जाते हैं। और उसकी सास रुक्मणी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है तो उसके पूरे बदन में खुजली होने लगती है। इस तरह पुष्पा के सारे पैसे पत्ते बन जाते हैं और रुक्मणी खुजली से परेशान हो जाती है। तभी विमला अपने कमरे की अलमारी खोलती है तो वहां ढेर सारा सोना और कुछ पैसे रखे होते हैं, जिससे कि विमला अपने घर का खर्चा और सब कुछ अपने बलबूते पर करने लगती है। और उसके बाद दोनों सास बहू विमला को कभी भी परेशान नहीं करते। पुष्पा और रुक्मणी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह बोलती है, विमला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और आज मेरे पति का पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। उसके बाद भी तुम पूरा घर अकेले चला रही हो उस छोटे से खेत से, और हम सबका खर्चा भी चला रही हो। हमने जो किया हमें उस पर बहुत ज्यादा पछतावा है, हमें माफ कर दो विमला। तभी उसकी माँ रुक्मणी बोलती है, बहू, हमें माफ कर दो, हम किस्मत वाले हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली है। तभी विमला उन पैसों की मदद से कपड़ों की दुकान खोल लेती है और वह खूब चलने लगती है। फिर विमला सभी को माफ कर देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक मॉडर्न शहर में स्मृति नाम की लड़की रहती थी, जिसका एक ब्यूटी पार्लर था और उसी की शॉप के बगल में एक दूसरा ब्यूटी पार्लर और भी था। कुछ महीनों से उसके ब्यूटी पार्लर में लड़कियां मेकअप के लिए नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। एक दिन स्मृति अपने ब्यूटी पार्लर में बैठकर सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? मेरे पार्लर में लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं? और बगल वाले पार्लर में तो भीड़ लगी हुई है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वो बगल वाले ब्यूटी पार्लर में आए दिन औरतें मेकअप के लिए आने लग गई हैं। स्मृति के मन में बगल वाले ब्यूटी पार्लर को देखकर जलन हो रही थी। तभी स्मृति के ब्यूटी पार्लर में एक सुंदर सी परी आ जाती है। परी को देखकर स्मृति अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो परी से बोलती है, जादुई परी, यहाँ आप मेरे ब्यूटी पार्लर में कैसे? सुनो स्मृति, मुझे अपनी सहेली के भाई की शादी में जाना है। तुम मेरा जल्दी से मेकअप कर दो और मुझे सुंदर सा तैयार कर दो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, मगर तुम्हें मेरा मेकअप बहुत ज्यादा सुंदर करना होगा और बिल्कुल अलग करना होगा। और स्मृति, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो मेरा मेकअप जल्दी से कर दो। परी की ऐसी बात सुनकर स्मृति ने परी से कहा, मगर परी दीदी, आप तो एक परी हैं और मैंने सुना है परियां अपना मेकअप खुद करती हैं अपने जादुई किट से, तो आपको मेरे ब्यूटी पार्लर में आने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ स्मृति, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मगर मैं जल्दीबाजी में अपना मेकअप किट परी लोक में ही भूल चुकी हूँ और मैंने सुना है पृथ्वी लोक में भी बहुत अच्छा मेकअप होता है, इसलिए मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में चली आई हूँ। अब तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, फिर मुझे आगे भी जाना है। फिर स्मृति जल्दी से परी का मेकअप कर देती है, जिसके बाद परी उसे जल्दी से पैसे देती है और वहाँ से निकल जाती है। जाते समय परी के पर्स से एक जादुई लिपस्टिक स्मृति के ब्यूटी पार्लर में ही गिर जाती है। स्मृति की नजर उस जादुई लिपस्टिक पर पड़ती है और वो उसे तुरंत उठाती है और अपने मन में सोचती है, हाँ,
मगर परी ने तो कहा था कि ये अपना मेकअप किट परी लोक में ही भूल चुकी है, तो ये लिपस्टिक, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर मैं एक बार देखती हूँ, पता तो चले कि परी लोक में परियां कैसा मेकअप करती है और इस लिपस्टिक का क्या कमाल है। इतना कहकर स्मृति उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों में लगाती है और लगाते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। वाओ, ये लिपस्टिक तो बहुत कमाल की है। अब इसकी मदद से मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी और बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगी। मजा आ गया। अभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। वो बहुत ही काली और दिखने में बदसूरत होती है। वो स्मृति से बोलती है, सुनो, मेरी बेटी की कल शादी है, तो तुम इसे अच्छा सा मेकअप करके तैयार कर सकती हो। तुम्हें इसे सुंदर सा तैयार करना होगा और एक बात का ध्यान रहे, ये इतनी ज्यादा सांवली है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे गोरा कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें मन चाहे पैसे दूंगी। उस औरत की बात सुनने के बाद स्मृति सोचती है कि इतनी काली लड़की को मैं अचानक से गोरा कैसे कर सकती हूँ। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो परी की लिपस्टिक यूज करके देखे। हो सकता है कि यह काली लड़की भी एक खूबसूरत लड़की में बदल जाए। तभी स्मृति उस औरत से बोलती है, जी एक दिन का गोरापन करके क्या फायदा होगा, मैं इसे हमेशा के लिए गोरा बना दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देना होगा। हाँ ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा कर लूंगी, तुम पैसे की चिंता मत करो, बस मैंने जो बोला है उस चीज का ध्यान रखो। स्मृति उस लड़की को चेयर पर बिठा देती है और उसके होठों पर लिपस्टिक लगाती है। कुछ ही देर बाद उस लड़की का काला रंग गोरे रंग में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की और उसकी माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्मृति को 1 लाख रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। फिर स्मृति उस लिपस्टिक की मदद से बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। उसका पार्लर पूरे शहर में नंबर 1 ब्यूटी पार्लर हो जाता है। स्मृति के पास खूब सारा पैसा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाती है। एक दिन परी उसके ब्यूटी पार्लर में वापस से आती है और स्मृति से बोलती है, सुनो स्मृति, कुछ टाइम पहले मैं तुम्हारे पार्लर में आई थी और मेरी जादुई लिपस्टिक यहीं पर गिर गई थी। मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, तुम उसे मुझे वापस लौटा दो। क्या क्या कौन सी लिपस्टिक परी दीदी? यहाँ पर तो कोई जादुई लिपस्टिक नहीं गिरी है। हाँ, आप आई थी ये मुझे याद है, लेकिन आपकी लिपस्टिक मेरे पार्लर में नहीं गिरी थी और मेरे पास तो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप शादी में जा रहे थे ना, शायद वहीं पर गिर गई होगी। वहाँ आप जाकर ढूंढ लीजिए और किसी से पूछ लीजिए, मगर मेरे पार्लर में तो आपकी लिपस्टिक नहीं है। देखो स्मृति, मुझे पता है मेरी लिपस्टिक तुम्हारे पास है, वो मुझे दे दो। अरे मैंने कहा ना आपकी लिपस्टिक मेरे पास नहीं है, तो फिर आप यहाँ से जा सकती हैं। परी स्मृति से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कितनी बेवकूफ थी ना ये परी, मैंने तो इसे आसानी से बेवकूफ बना दिया और ये यहाँ से चली भी गई। चलो बढ़िया है, कम से कम बला टली। ये परियां भी इतनी बेवकूफ होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अगले दिन स्मृति के ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियां एक दुल्हन को लेकर आती हैं और स्मृति से बोलती हैं, सुनो स्मृति दीदी, ये हमारी सहेली है, इसकी कल शादी है, इसका बढ़िया सा मेकअप करके इसे आप तैयार कर दो ताकि इसके दूल्हे राजा इसे देखकर पागल हो जाए और बोले कि क्या तारीफ करूं जिसने तुम्हें बनाया। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो हमारा कमाल है, बस आप देखते ही जाइए मेरे हाथ के मेकअप का कमाल, कैसे यह लड़की भला की सुंदर दिखने लगती है और इसके पति देव तो क्या शादी में आए हुए लड़के भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना बोलते ही स्मृति उस होने वाली दुल्हन का मेकअप करने लगती है और उसके होठों पर लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही वो दुल्हन मुंह से लेकर पांव तक पूरी काली हो जाती है।
उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंदा दिखने लगता है। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर उसकी सहेलियां स्मृति को खूब पीटने लगती हैं और फिर स्मृति बोलती है, मुझे छोड़ दो दीदी, मुझे छोड़ दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। पता नहीं ये कैसे हो गया, इसका मुंह इतना काला कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तभी वहाँ पर अचानक परी प्रकट हो जाती है और बोलती है, स्मृति, ये तुम्हारे लालच और झूठ बोलने की सजा है। मैं अगर चाहती तो उसी दिन सब कुछ साफ साफ कर देती, मगर तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। इतना बोलते ही परी उस होने वाली दुल्हन के ऊपर अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। फिर परी वही छड़ी स्मृति के ऊपर घुमाती है। फिर स्मृति का रंग ऊपर से लेके नीचे तक काला हो जाता है और फिर परी बोलती है, यही तुम्हारी सजा है स्मृति, अब जिंदगी भर तुम्हारा रंग ऐसे ही काला रहेगा, भुगतो इसे। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की चीज को अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसकी चीज हमें उसे वापस कर देनी चाहिए।